नमस्कार, मैं हूं राकेश गुप्ता। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और पहले की भांति हम चर्चा करेंगे कि आज बजट सत्र के दौरान सदन में क्या रहने वाला है। आप जानते हैं कि पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण दे चुके हैं और आज की चर्चा में भी हम शामिल करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र धीमान को। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम जैसे अपनी चर्चा लगातार करते हैं, हम अपनी बातचीत आज भी जारी रखेंगे। ये बताएं कि जो आज बजट का दूसरा दिन है, क्या रहने वाला है आज? गुप्ता साहब, आज सामान्य तौर पे जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि बजट का सत्र का दूसरा दिन है, राज्यपाल अभिभाषण दे चुके हैं, तो उस पर आज चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है प्रश्नकाल का, जिसमें सभी एमएलए राज्य स्तर की भी और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की प्रश्न पूछ के सरकार से पूछते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, नीतियों के बारे में पूछते हैं। तो आज सबसे पहले तो प्रश्नकाल होगा और फिर शून्यकाल है उसके तुरंत बाद। और गुप्ता साहब, आपको पता है कि शून्यकाल इस बजट सत्र में इतना इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि प्रश्नकाल में तो क्योंकि स्पीकर साहब चाहते हैं कि हर प्रश्न जितने 20 कम से कम होते हैं, जो 20 उसमें लिए जाते हैं, तो 20 के 20 का उत्तर दिया जाए, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन प्रश्न काल के बाद जैसे ही शून्यकाल शुरू होता है तो विधानसभा में विधायक अपने क्षेत्र की भी और राज्य स्तर के तुरंत कोई इश्यूज हैं उनकी डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद राज्यपाल के भाषण में चर्चा होगी। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन सामान्य नहीं है। हाँ, मैं ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, आज ये कार्रवाई होनी है। लेकिन जैसे तेवर देखने में हैं, एक तो हम बात करेंगे सवालों की भी, किस तरह के सवाल आज जो हैं लिस्टेड हैं, और शून्यकाल की जैसे बात थी, हम उस पर भी शून्यकाल पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बताएं कि आज कौन कौन से सवाल लिस्टेड हैं जिन पे चर्चा हो सकती है, कौन से ज़्यादा महत्व के सवाल जो हैं आज लगे हैं? गुप्ता साहब ने ना बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है कि राज्य के लोगों को विधानसभा के माध्यम से ये पता लगता है कि राज्य सरकार की कौन सी नीतियां ऐसी हैं जिसका आम लोगों पे असर पड़ता है। और तकरीबन विधायक जो हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ राज्य स्तर की बातें पूछते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज मतलब इम्पोर्टेंट तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो लग रहे हैं, लेकिन जो राज्य स्तर के हैं, जैसे आदित्य सुरजेवाला हैं, इन्होंने पूछा है कि 2019 से अब तक खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार कितना मिला, और उनमें इसके अलावा जो एक इशू हरियाणा में चल रहा है कि स्पोर्ट्स जो आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे वो ओलंपिक में आते हैं, उसमें CWG से आते हैं, एशियन से आते हैं, वो और एक एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है। दो कैटेगरी हरियाणा में OSP और ESP बन गई हैं। वो कह रहे हैं कि इनके जो खिलाड़ी हैं उनको कितनी नौकरी दी गई, ये एक बड़ा विषय आज हरियाणा में विषय आने वाला है। दूसरा जो इशू आने वाला है वो आपको पता है, जैसे वरुण चौधरी पूछते थे, अब वो MP चले गए, बन गए हैं, उनकी पत्नी जो है पूजा, वो भी पूछती हैं सवाल। लेकिन साथ साथ एक रेनू वाला जो सुढौरा से हैं, वो भी उन्होंने सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा कि जो हरियाणा में प्रमोशन में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन प्रमोशन, उसके तहत क्या हरियाणा में वो मिल रहा है, उन्होंने ये सवाल पूछा था, रेनू वाला ने पूछा है। और जो एक इम्पॉर्टेंट है कि आज हेल्थ के बारे में पूरे हरियाणा में विधानसभा में कम से कम 3-4 विधायकों ने हेल्थ से संबंधित भी सवाल उठाए। तो ये गंभीर विषय हरियाणा के बारे में आ रहा है कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं पे उतनी मिल रही है। जैसे आफ्ताब अहमद ने पूछा कि गुड़गांव और फरीदाबाद में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने ज़मीन दी थी सस्ती, उनमें क्या शर्तें थी, गरीब लोग परिवारों को उनमें कितना बेनिफिट कैसे मिल सकता है, ये उन्होंने पूछा है। फिर गीता बुकल जो है, उन्होंने पूछ लिया कि हर राज्य जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने का आपका क्या कोई प्रस्ताव है, तो ये इम्पोर्टेंट है, और अगर है तो क्या उसकी आगे क्या चल रहा है। तो जैसे आफ्ताब अहमद ने एक ऐसा सवाल पूछा, जैसे आपने और मैंने एक बार रिपोर्ट किया था कांग्रेस की सरकार में, कर्ण सिंह दलाल जब एक हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया था, वो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि हरियाणा में प्रशासनिक सुधार कैसे किया जा सकता है। वो राज्य सरकार ने, हालांकि कांग्रेस सरकार में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी ना, तो कांग्रेस सरकार ने उसको लागू किया था, और उसके बाद भी वो लागू हुआ या नहीं हुआ। तो आफ्ताब अहमद पूछना है कि वो जो रिपोर्ट है उस क्या वो लागू हुई, और 2008 से 2009 को जो जमा हुई थी उसकी रिपोर्टें, उसका क्या है, और उसके बारे में एक बताया जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट है।
पूजा, जैसे मैंने बताया था, जो पूजा चौधरी, हेमंत चौधरी की जो पत्नी है, उन्होंने पूछा कि 2021 से, जो 2021 में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स खरीदी थी 112, जो डायल 112 शुरू किया था, उसके बारे में उन्होंने पूछा कि उनकी कितनी संख्या है, कितनी शिफ्ट है, कैसे क्या करता है, उसके बारे में एक डिटेल्ड, जो जबकि हरियाणा तो ये बोलता है कि हरियाणा सरकार 112 तो हम नंबर पूरे देश में बहुत आगे हैं। एक जो विषय मैं और आप सबसे ज़्यादा जो देखते हैं विपक्षी बोलता है, राज्य सरकारी बोलती है। आदित्य सुरजेवाला ने पूछा है कि 2024 जनवरी से जनवरी 2026 के बीच में मुझे महीनेवार ये बताओ कि कितने बीपीएल कार्ड बने, कितने बीपीएल कार्ड कटे। ये भी एक बड़ा विषय रहा ये है। बड़ा विषय है ये, क्योंकि ये एक इशू बनेगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो कितने आवेदन अभी भी लंबित हैं जो अपने बीपीएल में जाना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि जनवरी 2024 से 2026 तक बीपीएल के कार्ड के आवेदन से लेकर उसकी कितना समय उसको डिसाइड करने में लगता है। डॉक्टर साहब, बीपीएल कार्ड पे सरकार का जवाब भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक वास्तविक जानकारी जो है सदन के पटल पर रखी जाएगी। कुछ साहब, अगर आपको मेरे और जैसे हम कवर करते हैं पिछले, उसमें भी ये हर विधानसभा के सत्र में ये सवाल पूछा जाता है। जैसे पिछला ही जो दिसंबर में गया था, उसमें ये गया था कि 11 लाख राशन कार्ड कटे थे। तो अब वो डाटा और आएगा, तो विपक्ष इस मामले पे राज्य सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो तथ्य हैं जो जिससे राज्य सरकार को वो घेरते हैं। और इन्होंने ये पूछा है कि जो 2022-23 से लेके 2024-25 और 24-25-26 से आज तक परिवार पहचान पत्र एक बड़ा इशू है, उसमें कितनी शिकायतें आई, कितनी शिकायतों का निपटान हुआ, कितनी शिकायतों को निपटान करने में कितना समय लगा। क्योंकि प्रदेश में एक परिवार पहचान पत्र बड़ा इशू है, जिसके आधार पे बीपीएल भी बनता है, जिसके आधार पे पेंशन बनती है, जिसके आधार पे वो 21 रुपये लाडली योजना मिलती है, जिसके आधार पे हमारी बुढ़ापा पेंशन मिलती है, जिसके आधार पे वो सब उसके। अच्छा, इसके अलावा प्रश्नकाल तो चलेगा। एक मैं और कहना चाह रहा था, क्योंकि स्वास्थ्य अर्जुन चौटाला ने पूछा है कि हेल्थ में कितने डॉक्टर हैं, कितने फार्मासिस्ट हैं, कितना पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी कितनी संख्या, कितने पद रिक्त पड़े हैं और कितने कब तक वो भरे जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो पूछेगा। और आयुष्मान योजना के तहत आदित्य देवीलाल ने ये पूछा है कि आयुष्मान योजना के तहत कितने लोग आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं, वो अनुसूचित जाति के वर्ग, वो जो पिछड़े वर्ग के लोग, उनकी संख्या कितने कितने लोगों का बेनिफिट दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो अनस्टार्ट हैं, वो डाटा के एंगल से, जिसको शून्यकाल में और ड्यूरिंग राज्यपाल के पास में चर्चा होती है उसमें बताया वो यूज करते हैं, और ड्यूरिंग प्रश्नकाल में वो चर्चा हो जाती है। अब क्योंकि जवाब आएंगे तो सदस्य जिन्होंने सवाल पूछे हैं, खासकर विपक्षी दल के सदस्य जो हैं, इसमें भी मुझे लगता है कि क्योंकि बीपीएल की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, परिवार पहचान पत्र की बात करें और ये स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, सरकार के दावे हैं, जब काउंटर सवाल होंगे, सप्लीमेंट्री होगी तो उस पर काफ़ी, उस पर भी शोर मच सकता है। इसके बाद आ जाता है शून्यकाल। शून्यकाल क्योंकि हर सदस्य को 3-3 मिनट का मौका देते हैं, लिमिटेड जितना रहेगा, तो शून्यकाल शांत रहेगा। मुझे ऐसा लगता है जो पुरानी परंपरा जैसे रही है, शून्यकाल में हमारे 20 एक एमएलए तो ऐसे हैं जो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। वो उनको राज्य के से जो पॉलिसीज हैं उन पर वो ज़्यादा इंगित नहीं करते हैं, और शून्यकाल में बेनिफिट लेते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र की डिमांड्स रखते हैं। 15 से 20 एमएलए ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र की डिमांड रखती हैं, लेकिन राज्य सरकार को चिन्हित करके टारगेट करते हैं, जिस पे मुझे लगता है जो सरकार के आजकल, क्योंकि 11-12 साढ़े 11 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, भ्रष्टाचार के इश्यूज, सरकार खुद करप्शन के केस दर्ज करती है, तो उन विषयों पे सरकार को टारगेट किया जाएगा। और मुझे लगता है शून्यकाल सामान्यतः विवाद का विषय, झगड़े का विषय बन सकता है, जैसे कि कोई सरकार को टारगेट करने का प्रयास किया जाएगा विपक्ष के एमएलए द्वारा। बीजेपी के एमएलए इस बार ऑफेंसिव हैं। अभी मीटिंग चल रही, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो एक मीटिंग चल रही है एमएलए की, और उनको तैयार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कैसे टारगेट, उनका जवाब कैसे देना है। लेकिन मुझे लगता है शांति प्रिय तरीके से शायद शून्यकाल ना निकल पाए। फिर भी आज पहला दिन है और हो सकता है आज केवल अपने तक सीमित रहें, अपने विधायक जो हैं अपने क्षेत्र तक सीमित रहें, पर फिर भी मुझे लगता है 3 या 4 एमएलए तो राज्य सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, जिसपे हंगामा हो सकता है। सरकार की तरफ से जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज, स्वास्थ्य कारणों से वे छुट्टी पर हैं, उनकी कमी भी जो है सदन में खलेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे पंडित रामविलास शर्मा जब होते थे तो वो सदन के एक ऐसे तनावपूर्ण माहौल को
थोड़ा खुशनुमा बना देते थे व्यंग्यात्मक टिप्पणी से, मजाकिया लहजे से। ऐसे अनिल विज साहब भी वो ऐसे जब तनावपूर्ण माहौल होता है तो कोई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे शांतिपूर्ण माहौल में बदल जाता है जो तनावपूर्ण माहौल है, और खुशी से का माहौल बन जाता है। दूसरा, राज्य सरकार जब फंस रही होती है विधानसभा में तो अनिल विज क्योंकि अनुभवी हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव है राज्य सरकार में रहने का भी और विपक्ष में रहने का भी, तो वो एक ऐसा दीवार की तरह, चट्टानी की तरह खड़े हो जाते हैं सरकार के पक्ष में, इशू को ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं। या वो जो एमएलए कांग्रेस का ज़्यादातर, क्योंकि 37 विधायक एमएलए कांग्रेस के हैं विपक्ष के वही, तो उनको कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी करके सरकार को बचा लेता है। तो वो कमी, मुझे लगता है जैसे स्पीकर साहब ने कहा था कि उन्होंने 2 तक छुट्टी मांगी है, 2 तक तो ये सप्ताह तो मुझे लगता है ऐसा रहेगा। मेरे को तो और भी लगता है कि वो शायद पूरा सेशन ही ना आ पाए, क्योंकि उनकी जो फ्रैक्चर है आमतौर पे, चलो ये अलग विषय है ये, क्योंकि हो सकता है कि हम बात करें कि आज की अगर ओवरऑल कार्रवाई देखें, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है आज चर्चा शुरू हो जानी है, और इस दौरान भी हंगामे के पूरे आसार रहते हैं, क्योंकि विपक्षी दल जो हैं उसे राज्यपाल अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, और जो सत्ता पक्ष है वो भी उसको, जैसे मेजर थपथपा उस दिन स्वागत किया, आज भी उल्लेख करेंगे। आज मुझे लगता है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा होने के पूरे आसार रहेंगे। ये तो आप गुप्ता साहब बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, आपको पता है ये बजट सत्र हमने परसों चौथे भी डिस्कस किया था। ये बजट सत्र सामान्य तौर पे रहने वाला नहीं है, इसमें हंगामा होने के पूरे पूरे आसार हैं। एक तो कांग्रेस को अपनी उपस्थिति जनता के सामने बतानी है कि वो वास्तव में विपक्ष में है, और कांग्रेस वैसे भी संकट से जूझ रही है इस बात के बीजेपी का सहयोग करने के लिए पिछले 10 सालों से लगातार। अब क्योंकि समय के मुताबिक उनको लगता है कि अपनी जनता के बीच ये छाप हटानी पड़ेगी। ये मैं जब कहना चाह रहा था कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो सरकार को एक एक लाइन पे, राज्यपाल के भाषण के एक एक शब्द पे, एक एक विभाग के इशू पे ऐसा टारगेट करेंगे, अगर तो सामान्य तौर पे सत्ता पक्ष के एमएलए ने उनकी काट नहीं की और वो जो बोल रहे हैं उसको एज इट इज रिकॉर्ड में जा रहा है, फिर तो सामान्य परिस्थिति में राज्यपाल के भाषण में चर्चा निपट सकती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपने एमएलए को, सरकार ने कहा है कि हमने जो तथ्यात्मक दृष्टि से गलत था उसको तुरंत मंत्री काउंटर करेंगे, और जो एक राजनीतिक भाषण होता है उसमें सब लोग, बीजेपी के एमएलए भी खड़े होके, अगर कांग्रेस के एमएलए हंगामा करेंगे तो वो भी उसका उसी तरीके से जवाब देंगे। पर ये इस बजट सत्र में हंगामादार, पूरा का पूरा सत्र हंगामेदार रहने वाला, रोज कुछ ना कुछ होगा, वॉकआउट भी होगा, और जो सरकार के खिलाफ विपक्ष ने विधानसभा चुनाव में मुद्दे उठाए थे, लगभग वही मुद्दे इस विधानसभा के बजट सत्र में उठाए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से सरकार की तैयारी है, विधानसभा सचिवालय की जो तैयारी है, सदन के अंदर हंगामा ना हो तो उस पर कैसे काबू पाया जाए, उसको कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये नई डेवलपमेंट काफ़ी सालों के बाद ये देखने को मिल रही है कि जो पहले जो विधानसभा का अपना स्टाफ था मार्शल्स का, वो ड्यूटी देता था, अब जो जो स्पीकर चेयर के पास भी हैं, हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनको मार्शल्स की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये हमने 13-14 में देखा था, लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार ने यहाँ पर अपने खुद एम्प्लॉय किए। तो ये जो तैयारियां हैं, पिछली दफ़ा का अगर हम पिछले सत्र की बात करें, जब कांग्रेस के ज़्यादातर विधायकों को नेम किया था और बार बार कहने के बाद भी मार्शल उस स्थिति नहीं संभाल पाए थे, तो इस समय जो है ये मैसेज दिया जा रहा है कि पुलिस, अंदर की जो पुलिस की तैनाती है उनको मार्शल्स की जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो इसका संकेत ये तो है कि सख्ती रहेगी। गुप्ता साहब, ये एक ऐसा विषय है जिसपे मुझे लगता है विपक्ष को ऐतराज हो सकता है। हालांकि जब जो आज विपक्ष में है वो जब सत्ता पक्ष में था, उन्होंने भी एक बार मार्शल डीएसपी रखे थे स्पीकर के पास, और सदन के अंदर ही भी पुलिस के लोगों को, जवानों को बुलाया जाता है मार्शल के तौर पे। पर मैं इसको सही नहीं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। अभी सरकार में भी उनको बुलाया क्योंकि सदन के अंदर एमएलए बैठे हैं, पुलिस का काम लैंड ऑर्डर देखना होता है। सदन के अंदर स्पीकर सुप्रीम है, उनके पास इतने अख्तियार हैं, इतने अधिकार हैं कि कोई किसी भी सदस्य को वो नामित कर सकते हैं, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, और कोई भी एमएलए नहीं चाहेगा कि वो पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो। अपने अधिकार के यूज़ करते हुए वो अपनी बात रख सकते हैं।
मुझे लगता है कि ये स्पीकर साहब का फैसला अपना सोचा समझा फैसला है, लेकिन मार्शल जैसे हरियाणा विधानसभा के नियुक्त अपने मार्शल और पुलिस के जवान भी मार्शल वो लगभग सेम बराबर हैं। अगर किसी सदस्य को नामित किया जाता है और सदन से बाहर करने के लिए स्पीकर साहब आदेश देते हैं, तो चाहे मार्शल वो पुलिस वाले हों और चाहे हरियाणा विधानसभा के हों, वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। और उस सामान्यतः एमएलए विरोध करते नहीं है, पर बहुत विशेष परिस्थिति में अगर उनको उठा के बाहर ले जाना पड़े तो बात अलग है। उतनी शक्ति, उतनी ताकत पुलिस के जवानों में भी है, उतनी शक्ति ताकत हरियाणा विधानसभा के मार्शल में भी है। अब इसके पीछे जो और कारण क्या रहे हैं वो ज़्यादा स्पीकर साहब को पता होगा, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष इस पर एतराज़ कर सकता है। अगर वो रूटीन में बैठे हैं तो फिर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। शुक्रिया। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। तो आज जैसा हमने बताया कि दूसरे दिन बजट सत्र के दौरान क्या रहेगा, किस तरह की संभावनाएं, क्योंकि हम अभी संभावनाओं पर बात कर सकते हैं कि क्या रहने वाला है पुराने अनुभव के साथ। और हमारे आज के कार्यक्रम में जो सहयोग किया है हमारे कैमरा पर्सन हैं रिजवान, उनका भी धन्यवाद। और फिर इसी तरह से हम चर्चा को लेकर फिर आपसे मिलेंगे, कल सुबह आपसे मिलेंगे। नमस्कार।